हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग संविधान पढ़ने वाले हैं और भारतीय संविधान में हम लोग आज भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां पढ़ेंगे। ठीक है, भाग भी पढ़ेंगे, अनुच्छेद भी पढ़ेंगे और हम लोग अनुसूचियां भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान का परिचय अगर हम देखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं कि भारत का जो संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, यानी यह संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। यानी हमारा जो संविधान की विशेषता क्या है? हमारा जो संविधान है यह भारत को एक संप्रभु, संप्रभु का मतलब किसी भी विशेष परिस्थिति में किसी अन्य देश पर निर्भर ना होना पड़े, ऐसे देश को हम संप्रभु देश कहते हैं। ठीक है, समाजवादी, समाजवादी का उद्देश्य किसी पार्टी वगैरह से नहीं होता है, इसका मतलब होता है समाज के हित के लिए। पंथ निरपेक्ष, हर वर्ण, हर जाति, हर व्यवस्था, हर पंथ, हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति को ही क्या बोलते हैं? ऐसे देश को पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। और लोकतांत्रिक गणराज्य, जहाँ पर लोगों का शासन हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। ठीक है, यानी जो हमारे संविधान की विशेषता क्या है कि यह संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में मुख्य रूप से क्या चीज़ें शामिल हैं? जो हमारे भारतीय संविधान में मुख्य रूप से 4 चीज़ें शामिल हैं, जिसमें प्रस्तावना आता है, इसमें भाग आते हैं, अनुच्छेद आते हैं, उसके बाद अनुसूचियाँ आती हैं। ठीक है, तो ये 4-5 ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें पूरे संविधान का समाहार किया गया है। तो हम आगे देखेंगे। अब हम लोग भारतीय संविधान के भाग की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान जो है ये लागू होने के समय इसमें कुल टोटल कितने भाग थे? कुल टोटल 22 भाग थे। बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से 4A, 9A और 14A जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में कुल हमारे पास 25 भाग होते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की अनुसूचियों की बात करें तो संविधान के लागू होने के समय केवल 8 अनुसूचियाँ थी हमारे संविधान में, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। यानी समय समय पर नए नए संशोधनों के द्वारा अनुसूचियाँ, नई नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ये सब जो है एग्जाम में आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो सीधा सीधा पूछा जाता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में कितने भाग हैं, यानी मूल संविधान में कितने भाग थे, मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी। इन सारी चीज़ों पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूची 1 में क्या है। अनुसूची 1 में प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। यानी प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें उल्लेख किया गया है। और इस अनुसूची में बताया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमाएं होती हैं वो कहाँ तक सीमित हैं। इन सारी चीज़ों को उसमें दिया गया है। अब हम बात करते हैं, इसकी एक विशेषता होती है, जब भी किसी राज्य का नाम बदला जाता है या नया राज्य बनाया जाता है, उस सिचुएशन में प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है। क्या किया जाता है? जब भी किसी राज्य का नाम बदला जाता है या नया राज्य बनाया जाता है, उस सिचुएशन में प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपीएससी लेवल का ये क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सी अनुसूची है जहाँ पर हम जब राज्य का नाम बदला जाता है तो इसमें संशोधन किया जाता है। आने वाले मौजूदा सरकार में जगह जगह का नाम बदला जा रहा है, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 2 की। अनुसूची 2 क्या है? यानी द्वितीय अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान होता है। यानी दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ते हैं। किसके वेतन एवं भत्ते हैं? हम आगे देखेंगे। राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद
हम बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष की और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता। ठीक है, इतने लोगों के वेतन और भत्ते जो है अनुसूची 2 में सम्मिलित किए गए हैं। अब हम अनुसूची 3 की बात करते हैं, तो तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख, यानी जो हमारे जो पद होते हैं, जो बड़े-बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, उनके शपथ और प्रतिज्ञान का जो उल्लेख किया गया है, वह अनुसूची 3 में किया गया है। इस अनुसूची के अंतर्गत जिन पदों के लिए शपथ ली जाती है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद आपके प्रधानमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश, ये सब क्या है? ये सब अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ लेते हैं और प्रतिज्ञान करते हैं। ठीक है, अब हम अनुसूची 4 की बात करते हैं, तो अनुसूची 4 में जो है चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व का वर्णन है। यानी अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया। यानी हम सीधा-सीधा अगर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करें तो अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा। हम सीधा-सीधा अगर याद कर लेंगे राज्यसभा, तो हमारे जो है क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत होंगे। हम इसके थ्रू क्वेश्चन को हम लोग आराम से कर लेंगे। अब इसकी विशेषता हम देख लेते हैं, तो किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, यह इसी अनुसूची में निर्धारित होता है। यानी किस राज्य में राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, इसी अनुसूची में निर्धारित होता है। यानी राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण किस में होगा? अनुसूची 4 में होगा। यानी कह सकते हैं कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब हम बात करते हैं अनुसूची 5 की, तो अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। यानी पंचम अनुसूची में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के प्रशासन के संबंध में बात की जाती है। अब यह जो है केवल जो है राज्यों पर लागू होता है और जिस पर क्या होता है, राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए होते हैं। ठीक है, ये केवल राज्यों पर लागू होता है और राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए होते हैं। अब अनुसूची 6 की बात करते हैं, तो छठी अनुसूची जो है पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित होता है और इसमें जो शामिल राज्य होते हैं उनके याद रखने की जो ट्रिक है AMTM। क्या ट्रिक है? AMTM, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 जो है राज्य हमारे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में आते हैं। पहला हमने क्या देखा? असम देखा, दूसरा मेघालय देखा, तीसरा त्रिपुरा और जो चौथा है मिजोरम, यानी AM और TM। इसको याद करने की ट्रिक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आगे बात करते हैं अनुसूची 7 में क्या है। हमारे संविधान की अनुसूची 7 में है कि भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची मानी जाती है किसको? अनुसूची 7 को, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें क्या किया गया है? इसमें केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। पहली सूची क्या होती है? संघ सूची। संघ सूची जिस पर इन विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे रक्षा हो गया, विदेश नीति हो गई। आपने देखा होगा ना, मोदी जी बहुत विदेश घूमते हैं, तो वो केंद्र में बैठे हुए सरकार के शासन प्रशासन के लिए होते हैं। तो इसलिए जो है रक्षा हो गया, विदेश नीति हो गई, रेल हो गया, मुद्रा हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब क्या है? ये सब संघ या केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं, यानी केंद्र द्वारा शासित किए गए जो है प्रदेशों के लिए हैं। ठीक है, यानी इस पर क्या बनाएगा? केंद्र सरकार अपना कानून बनाएगा, केंद्र सरकार अपना डिसीजन देगा। तो अब संचार की बात हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गई, तो ये जो सारी चीज़ें हमने देखा। अब हम बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची के मामले में क्या होता है? इन विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। जैसे क्या हो गया? पुलिस, लोक स्वास्थ्य। आपके पिछले जो है यूपी पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि
किस विषय पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, जिसमें 3 केंद्र शासित केंद्र के चीज़ें थी, केंद्र द्वारा जो है बनाए गए कानून थे, और एक चौथा ये पुलिस था आपका, जिस पर राज्य सरकार अपना कानून बनाती है। और दूसरा लोक स्वास्थ्य की बात आ गई, कृषि की बात आ गई। अब उसके बाद बात करते हैं भूमि सुधार, स्थानीय स्वशासन और जेल। इन सब सारी चीज़ों के लिए नियम कानून कौन बनाता है? वो कि अपना जो है राज्य सरकार बनाती है। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची किसे कहते हैं। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, यानी जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं इन पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे क्या होता है? शिक्षा, विवाह और तलाक। क्या होता है? शिक्षा, विवाह और तलाक, वन, श्रम, जनसंख्या नियंत्रण। यानी इन सारी चीज़ों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इसीलिए इसको समवर्ती सूची कहा जाता है। हम आगे बात करते हैं अनुसूची 8 में क्या है। अनुसूची 8 में जो है भाषाएं हैं, यानी अष्टम अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में कितने भाषाएं थी? प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में उल्लिखित कितनी भाषाएं हैं? वह 22 भाषाएं हैं। अब कुछ प्रमुख भाषाओं के नाम हम देख लेते हैं। तो जैसे आपका हो जाता है हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, असमिया, उड़िया, संस्कृत आदि। ये सब क्या है? ये सब अन्य अन्य भाषाएं जिनको संविधान में वर्णित किया गया है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 9 की। तो अनुसूची 9 में क्या होता है? अनुसूची जो 9 जोड़ी गई है, पहले तो मूल संविधान में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। क्या होता है? मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में हमारे पास टोटल जो है 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 हो गई हैं। जिसके बाद नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें क्या होता है? प्रथम संविधान संशोधन किया जाता है 1951 में, और ये 1951 द्वारा जोड़ा जाता है। यानी कौन सी अनुसूची? नवीं अनुसूची जो जोड़ी जाती है संविधान, यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में क्या होता है? इस अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त होता है, और मुख्य रूप से ये भूमि सुधार कानून, यानी भूमि सुधार के लिए किस चीज़ों का इस अनुसूची को लाया गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 10 की। तो अनुसूची 10 जो होता है इसको हम लोग दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। इसको क्या हम कह सकते हैं? इसको दल बदल विरोधी कानून भी कह सकते हैं। यानी पहले क्या होता था कि किसी भी पार्टी से कोई सदस्य लड़ा, जो पार्टी मजबूत है, इनके विधायक उनके यहाँ चले जाते थे, उनके विधायक उनके यहाँ चले जाते थे, लोग बार बार पार्टी बदल लेते थे। तो इन्हीं सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए, निपटारा पाने के लिए एक कानून बनाया जाता है जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, ताकि जो दल बदलू नेता होते हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। अब हम बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदलने पर सांसद या विधायक की सदस्यता समाप्त हो सकती है। यानी ऐसा कानून बनाया गया कि अगर कोई भी सांसद या विधायक अपना दल बदलता है तो उस सिचुएशन में उसकी सदस्यता को भी क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है, स्थगन किया जा सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे अनुसूची 11 की। तो अनुसूची 11 में जो है पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था से मतलब आपने देखा होगा ग्राम प्रधान या गांव के विकास के लिए जो भी लोग एम्प्लॉय होते हैं जिनको पोस्ट किया जाता है, वही क्या है? वो सब पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। यानी जो हमारे शासन प्रशासन का जो सबसे न्यूनतम स्तर होता है वो ग्राम प्रधान ही होता है। ठीक है। अब क्या होता है? इस पंचायतों से जुड़े, यानी इसमें पंचायतों से जुड़े 29 विषय दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं, और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। यानी इसमें जो है पंचायतों से जुड़े 29 विषय दिए गए हैं जो 73वां संविधान संशोधन
1992 के द्वारा जोड़ा गया। यानी कौन सी अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है? तो वह अनुसूची है 11। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका है कितने विषय हैं, यानी जो अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? तो अनुसूची 11 में कुल 29 विषय होते हैं। अब हम बात करते हैं अनुसूची 12 की। तो अनुसूची 12 में जो है यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह नगर पालिका से संबंधित होती है। इसमें नगर पालिकाओं से जुड़े 18 विषय दिए गए होते हैं और यह जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, यानी अनुसूची 12 को। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूची 12 में कुल कितने विषय हैं? तो अनुसूची 12 में कुल टोटल 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? अनुसूची 12 में कुल 18 विषय दिए गए हैं और 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या जोड़ा गया है? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रतीक की, यानी कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? बाघ, ये तो सब लोग जानते हैं। राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका बड़े बड़े एग्जामों में कभी कभी पूछ लेता है और लोग हवा हो जाता है, नहीं पता चल पाता क्वेश्चन का आंसर। तो राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है? हाथी है। इसको 2010 में मान्यता मिली थी। और राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। इसको 2008 में मान्यता मिली थी। यानी राष्ट्रीय पशु धरोहर पशु हाथी 2010 से मान्यता मिली। राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय गंगा नदी जो है 2008 में इसको मान्यता मिलती है। और राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह हमने पिछली क्लास में बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ कि हमारे मुद्रा का चिन्ह है। आपका ये इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाएगा और आपका पॉलिटी में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारी जो अब निष्कर्ष की हम बात करते हैं, भारतीय संविधान भारत के लोकतंत्र की आत्मा है जो नागरिकों को अधिकार, कर्तव्य और समानता प्रदान करता है। ठीक है, यानी जो भारतीय संविधान है भारत के लोकतंत्र की आत्मा है जो नागरिकों को औपचारिक कर्तव्य, अधिकार, कर्तव्य और समानता प्रदान करता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो दोबारा देखने के लिए। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, अगर इस वीडियो को आपने एक बार विजिट कर लिया, एक बार देख लिया, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो से। हम लोग कम से कम समय में वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि आपके समय की भी बचत हो जाए, आपको टॉप नॉच क्वालिटी का कंटेंट दे पाएँ। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।